India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूँ रेशु त्यागी। कोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। मुफ्त चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, केंद्र सरकार चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही है। विशेषज्ञ समिति के नेतृत्व पर भी उठे सवाल। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, कुछ दल सोचते हैं कि मुफ्त उपहार देना उनका मौलिक अधिकार है। मुंबई के आरे कॉलोनी इलाके में पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कटाई होगी तो लेंगे सख्त संज्ञान। आरे में विकास कार्य रोकने का आदेश देने से इनकार। बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिव के कार्यकाल बढ़ाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई अब 3 जजों की नई बेंच करेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ करेंगे बेंच की अध्यक्षता। कूलिंग ऑफ पीरियड बढ़ाने की भी है मांग। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस चलाने की नहीं दी थी मंजूरी। India Legal presents Courts Roundup. और अब कोर्ट की खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वो मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के प्रभाव की जांच के लिए एक समिति क्यों नहीं बना सकती है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार मामले की जांच के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार के साथ प्रधान न्यायाधीश रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने माना कि मुफ्तखोरी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकती है, इसे देखा जाना चाहिए और अदालत सिर्फ एक परमादेश पारित नहीं कर सकती, प्रधान न्यायाधीश ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त चुनावी वादों मसले पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार से पूछा गया कि वो चुनावी फ्रीबीज से संबंधित मुद्दे को निर्धारित करने के लिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही है। शुरू में याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जैसे जस्टिस लोढ़ा को अध्ययन के लिए न्यायालय द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। जवाब में सीजेआई रमन्ना ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गया है या सेवानिवृत्त होने वाला है, उसकी इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने फ्रीबीज शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए तर्क दिया और कहा कि 3 प्रकार के मुफ्त उपहार मौजूद हैं, जो अवैध हैं। पहला, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दूसरा, वो जो सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करते हैं। और तीसरा, चुनाव पूर्व मुफ्त उपहार, जो कि मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा है। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र में वादों के लिए फंड के स्रोत का खुलासा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि घाटा 3% से अधिक है तो वित्त आयोग इसे देख सकता है और अगले वर्ष से आवंटन को कम किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसी पार्टियां हैं जो सत्ता में नहीं हैं, जो मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करने के वादे कर रही हैं।
इस मौके पर सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, भारत सरकार सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाती है? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि राजनीतिक दलों ने पहले ही मुफ्त में चीजें बांटने पर नियंत्रण का विरोध करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उस पृष्ठभूमि में सर्वदलीय बैठक नहीं हो सकती। मेहता ने कहा, कुछ राजनीतिक दल हैं जो सोचते हैं कि मुफ्त उपहार देना उनका मौलिक अधिकार है और केवल मुफ्त उपहार देकर सत्ता में आए हैं। सीजेआई ने कहा, सबसे बड़ी समस्या यह है कि समिति का नेतृत्व कौन करेगा। सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार ने कहा कि उस मामले में दिए गए 2013 के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। दातार ने कहा कि कैसे मुफ्त टीवी, ग्राइंडर, सोने की चेन आदि जैसे प्रस्तावों को कल्याणकारी उपाय माना जाए। सीनियर एडवोकेट सिंह ने तर्क दिया कि सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इसका पहला भाग सही नहीं था। सुनवाई के अंत में सीजेआई ने संकेत दिया कि सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य पर पुनर्विचार के लिए एक पीठ का गठन किया जा सकता है। इसके साथ ही सुनवाई खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और उधर मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर आरे में अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर पेड़ों की कटाई हुई तो हम इसका सख्त संज्ञान लेंगे। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने फिर भरोसा दिलाया कि वहां पेड़ों की कटाई नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हलफनामे को रिकॉर्ड पढ़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2 दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आरे में विकास कार्य रोकने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। कहा कि कुछ दिन में सुनवाई होनी है। जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पिछली सुनवाई में भरोसा दिया था कि आगे फिलहाल पेड़ों की कोई कटाई नहीं होगी, लेकिन याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि वहां पर विकास कार्य चल रहा है और लेबलिंग हो रही है। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से कहा गया कि वो कोई पेड़ नहीं काट रहे हैं। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक ने अंडरटेकिंग भी दी है तो वो अंडरटेकिंग के तहत बाध्य हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था, वहां पर कोई पेड़ काटा नहीं जा रहा है। पिछले 3 साल में वहां पर कुछ झाड़ियां, खरपतवार आदि उगाए हैं, केवल उनकी छटाई हुई है। मैंने अक्टूबर 2019 को आश्वासन दिया था कि पेड़ों को काटने के संबंध में सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। उससे पहले 4000 पेड़ काटे गए थे। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेड़ सीयू सिंह ने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिया था कि आगे पेड़ नहीं काटे जाएंगे, लेकिन अब वहां अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। इस मामले की सुनवाई के लिए बेंच बदली गई है। पहले इस मामले को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजा गया था। उधर बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 नए जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सीजीआई एनवी रमन्ना की बेंच ने केस को बेंच के पास भेजते हुए कहा कि इस मामले में तत्कालीन सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस खंडविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने अपना फैसला दिया था। उस पर समीक्षा के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। सुनवाई चूंकि जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खंडविलकर रिटायर्ड हो चुके हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल सितंबर में खत्म होने जा रहा है। ऐसे में बोर्ड ने कूलिंग ऑफ पीरियड या कार्यकाल खत्म होने से लेकर नई प्रक्रिया पूरी होने तक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीसीसीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है कि नियमों में संशोधन को लेकर बोर्ड ने कोर्ट में जो याचिका दायर की है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। बोर्ड ने 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी
थी, जिसमें बीसीसीआई ने बोर्ड से जुड़े संविधान में संशोधन की अपील की थी। इस याचिका में बोर्ड ने अध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों के कूलिंग ऑफ पीरियड को बढ़ाने की मांग की थी। साथ ही कई अन्य नियमों में बदलाव भी किया और इस दौरान कई नियमों में बदलाव की अपील भी की थी। गांगुली और जय शाह ने अक्टूबर 2019 में कार्यभार संभाला था। दोनों का कार्यकाल 3 साल का होता है। ऐसे में सितंबर 2022 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसी वजह से बीसीसीआई जल्द से जल्द मामले में सुनवाई चाहता है ताकि आगे की प्रक्रिया के लिए उसे समय मिल सके। बोर्ड की ओर से आगे की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 2007 में हेट स्पीच का आरोप लगाने के एक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने की। याचिकाकर्ता परवाज ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ ने 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में आयोजित एक बैठक में हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुस्लिम विरोधी अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने 3 मई 2017 को यूपी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, जिसमें मामले में आरोपी पर मुकदमा चलाने और मामले में दायर क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, उसे भी चुनौती दी थी। उन्होंने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने 22 फरवरी 2018 को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2018 के अपने आदेश में इस मुद्दे को निपटाया नहीं था। इस प्रकार यह सवाल उठा कि क्या कार्यकारी प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री मंजूरी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष उठाए गए अन्य मुद्दे पर प्रकाश डाला और कहा कि पहला मुद्दा यह था कि जांच ने विश्वास को प्रेरित नहीं किया और इसलिए इसे पारदर्शी होने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले में कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि CSFL ने कहा था कि जिस सीडी पर आपत्तिजनक भाषण की रिकॉर्डिंग थी उससे छेड़छाड़ की गई थी और नकली थी। CJI रमन्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा अकादमिक था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाथरस मामले को लेकर बात करेंगे। हाथरस साजिश मामले में आरोपी केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कप्पन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। कप्पन के वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपी 2 साल से जेल में है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था जब वह उत्तर प्रदेश के हाथरस में पत्रकारिता की ड्यूटी पर गया था। कप्पन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसने 2 अगस्त को उसकी जमानत खारिज कर दी थी। उन्होंने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने जमानत देने के संबंध में स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की और बिना किसी ठोस कारण के यांत्रिक रूप से जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। कप्पन के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहा है कि प्राथमिकी UAPA की धारा 17 और धारा 18 के आह्वान का मामला नहीं बनता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस षड्यंत्र मामले में सिद्दीकी कप्पन के सह आरोपी कैब ड्राइवर मोहम्मद आलम को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। UAPA के आरोपी आलम, जिसे 5 अक्टूबर 2020 को हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की खंडपीठ ने जमानत दे दी, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों
वादों में अपीलकर्ता की संलिप्तता नहीं पाई गई। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने उनके मामले को सिद्दीकी कप्पन से अलग करते हुए अदालत ने कहा कि कप्पन के कब्जे से कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री आलम के कब्जे से बरामद नहीं की गई थी। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि वह दानिश नामक शख्स का रिश्तेदार है जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और वो दिल्ली दंगों में शामिल था। अदालत ने कहा कि हालांकि वह दानिश का रिश्तेदार था, अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका है कि वह आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादी फंडिंग आदि के संबंध में उसके साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ था। अदालत ने विशेष रूप से कहा कि चूंकि उसके कब्जे से केवल एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था और उस मोबाइल फोन में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली थी, इसलिए इस मामले में NIA बनाम जहूर अहमद शाह वटाली निर्धारित कानून लागू नहीं किया गया था। शुरुआत में अदालत ने पाया कि कोई आपत्तिजनक लेख नहीं मिला है और मोबाइल फोन से कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे यह पता चले कि आलम का आतंकवादी गतिविधियों से संबंध है। यह मानते हुए कि कोर्ट के सामने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया कि जिससे ये दिखे कि अपीलकर्ता जमानत पर रिहा हो जाएगा तो गवाहों को मामले में गवाही देने के लिए आतंकित करेगा या उसके फरार होने की संभावना है। अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने का फैसला किया। उधर केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक हलफनामे में कानून और न्याय मंत्रालय ने अदालत को बताया कि मामले में कार्यवाही में दोनों पक्षों के भावुक तर्क शामिल होंगे, जिससे तीखी और अवांछित प्रतिक्रिया हो सकती है। हलफनामे में कहा गया है कि हाल ही के दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं जब पूरी तरह से लाइव स्ट्रीम नहीं किए गए मामलों में भी गंभीर अशांति हुई और सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ बेबुनियाद और अनावश्यक आरोप लगाए गए। हलफनामे में कहा गया कि यह सर्वविदित है कि न्यायाधीश वास्तव में सार्वजनिक मंचों पर अपना बचाव नहीं कर सकते हैं और उनके राय न्यायिक घोषणाओं की तरह पेश की जाती है। सरकार ने कहा कि ऐसी संभावना है कि इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग का संपादित या मॉर्फ किया जा सकता है और कार्यवाही की पूरी पवित्रता खो सकती है। सरकार ने कहा, अदालत की कार्यवाही की गंभीरता गरिमा को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से वर्तमान जैसे मामलों में जिसमें तीखी वैचारिक विद्वता मौजूद हो सकती है, यह सलाह दी जा सकती है कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण न किया जाए। इसने पहले कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का विरोध करते हुए कहा था कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का नहीं है और मामले में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग केवल सहानुभूति हासिल करने के लिए थी। केंद्र सरकार ने तर्क दिया, अदालत की कार्यवाही की गंभीरता, गरिमा और गंभीरता को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां तीखी वैचारिक विद्वता मौजूद हो सकती है, यह सलाह दी जा सकती है कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण न किया जाए। उधर केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न के एक मामले में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका में सेशन कोर्ट के जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस कौसर ने टिप्पणी की कि अगर महिला ने यौन उत्तेजक कपड़े पहन रखे हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होगा, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कोझिकोड सत्र न्यायालय के आदेश जिसे 12 अगस्त को पारित किया गया था कि अगर महिला ने यौन उत्तेजक कपड़े पहन रखे हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होगा। इस फैसले को चुनौती दी गई है। चंद्रन पर वास्तविक शिकायतकर्ता के प्रति यौन संबंध बनाने का आरोप है, जो एक युवा महिला लेखिका हैं। आरोप है कि नंदी बीच पर लगे कैंप में उसने शील भंग करने की कोशिश की।
इस दौरान पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354A, सेक्शन 2, 341 और 354 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया और महिला की कुछ तस्वीरें पेश की। जज ने 12 अगस्त को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कैसे संभव है कि 74 वर्षीय शारीरिक रूप से अक्षम आरोपी शिकायतकर्ता का उत्पीड़न कर सकता है। जब इस मामले को कोर्ट में उठाया तो कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकार क्षेत्र का अनुचित प्रयोग किया गया है। अदालत ने कहा कि जमानत देने के लिए अप्रासंगिक सामग्री पर भरोसा किया जाता है। वहां कोर्ट ने सत्र न्यायालय के अपेक्षित आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सेशन कोर्ट से केस का रिकॉर्ड भी मंगवाया है। छुट्टी के बाद मामले को उठाया जाएगा। उधर साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इस बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने अदालत के सामने अपना रुख स्पष्ट करते हुए तर्क दिया। आवेदक ने अपील में विशेष रूप से किसी अधिकार का दावा नहीं किया है। उसके पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आवेदन ने विशेष रूप से अपील में अधिकार का दावा नहीं किया। पिछले 150 वर्षों में उनके द्वारा अपना उत्तर दाखिल न करने या इस मुद्दे पर कोई स्टैंड लेने के कारण यह मुद्दा खुद ही खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि यह कई बार सीमा की अवधि से परे है। इससे पहले कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन देवी देवताओं को स्थापित कर पूजा के अधिकार की मांग के मामले में पुरातत्व विभाग ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। ASI ने अपने जवाब में कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद की तरफ से दाखिल की गई अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि इस अर्जी को सुनने का कोई औचित्य नहीं है। ASI ने अपने जवाब में कहा कि साल 1913 में जब कुतुब मीनार को ASI की ओर से संरक्षित इमारतों में शामिल किया गया था, तब सभी नियमों का पालन किया गया था। उस समय भी जमीन के मालिकाना हक को लेकर किसी ने ASI में अपील नहीं की थी और अपील न करने का यह कार्यकाल 1913 से लेकर साल 2022 तक रहा है। हालांकि मालिकाना हक के अपील करने की लिमिटेशन में देरी का सिद्धांत भी लागू होता है। याचिकाकर्ता के द्वारा जमीन पर मालिकाना हक की मांग नहीं की जा सकती है। देवताओं भगवान विष्णु और भगवान ऋषभ देव की ओर से उनके अगले मित्र अधिवक्ता हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से दायर मुकदमे में परिसर के भीतर देवताओं की बहाली और देवताओं की पूजा और दर्शन करने का अधिकार मांगा गया। तो आपको बता दें कि 1913 में जब कुतुब मीनार को ASI की ओर से संरक्षित इमारतों में शामिल किया गया था, तब सभी नियमों का पालन किया गया था। उस समय भी जमीन के मालिकाना हक को लेकर किसी ने ASI में अपील नहीं की थी और अपील न करने का यह कार्यकाल 1913 से लेकर साल 2022 तक रहा। हालांकि मालिकाना हक के अपील करने की लिमिटेशन में देरी का सिद्धांत भी लागू होता है। उधर नोएडा में मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि CJI रमन्ना रहे। आयोजन उच्च न्यायालय न्यायाधीशों कॉलोनी सेक्टर 105 नोएडा में किया गया। मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान का तरीका है जिसमें पक्षकार न्यायालय का सहारा लिए बिना अपने विवादों का निपटान करवाते हैं। यह ऐसी विधि है जिसमें विवाद किसी नामित व्यक्ति के सामने रखा जाता है जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्ध न्यायिक तरीके से मसले का निर्णय करता है। नोएडा में मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे CJI रमन्ना।
आयोजन उच्च न्यायालय न्यायाधीशों कॉलोनी सेक्टर 105 नोएडा में किया गया। मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान का तरीका है जिसमें पक्षकार न्यायालय का सहारा लिए बिना अपने विवादों का निपटान करवाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित की गई। तो आज नोएडा में मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर CJI रमन्ना इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। तस्वीरें नोएडा की हैं, जहां पर नोएडा में मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि CJI रमन्ना रहे। आयोजन उच्च न्यायालय न्यायाधीशों कॉलोनी सेक्टर 105 नोएडा में किया गया। मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान का तरीका है जिसमें पक्षकार न्यायालय का सहारा लिए बिना अपने विवादों का निपटान करवाते हैं। यह ऐसी विधि है जिसमें विवाद किसी नामित व्यक्ति के सामने रखा जाता है जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्धन्यायिक तरीके से मसले का निर्णय करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.